नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रब्बानी भाटी, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। साथियों, हमने अब तक अक्षांश और देशांतर जो हमारा टॉपिक था उसको हमने पूरा किया है। उसके बाद में हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और किस प्रकार से हम ग्लोब पर एंटीपोडल निकाल सकते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़े थे। साथियों, अपना ये जो अक्षांश देशांतर का जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। अब हम उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं। इससे आप अपने जो अब तक हमने पढ़ाया है आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो अब तक हमें पढ़ाया है वो हमें कितना समझ में आया है, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हमें प्रश्न हल करते समय किस प्रकार का पैटर्न अपनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है, वो है कि अक्षांश रेखाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि सत्य असत्य है नहीं है का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है असत्य, यानी कौन सा कथन है वो असत्य है। देखते हैं इसमें से क्या उत्तर हो सकता है। पहले आप पढ़ के देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पूर्व से पश्चिम, पहला ऑप्शन है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांश वर्त छोटे होते जाते हैं। पहला है कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांश वर्त है वो छोटे होते जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अक्षांश वर्त कुल 181 है, और चौथा ऑप्शन है कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त है। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा असत्य है, कौन सा क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। तो जब हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। तो पहला ऑप्शन था कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यानी ये तो क्या है, सही है। फिर हमने ये पढ़ा था, फिर दूसरा ऑप्शन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जाने पर अक्षांश वर्त छोटे होते जाते हैं। तो ये भी सही है कि जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे अक्षांश वर्त है वो छोटे होते जाएंगे, छोटे हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो कथन है वो भी क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है कि कुल अक्षांश वर्त 181 है। ये जो ऑप्शन है यही क्या है, असत्य है, क्योंकि कुल अक्षांश वर्त है वो 181 नहीं है। क्या है, अगर यहां कुल अक्षांश लिखा होता कि कुल अक्षांश है वो कितने हैं, 181 है, तो हम ये देख सकते थे कि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के और एक भूमध्य रेखा को अपन गिनेंगे तो ये 181 हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या हो जाता, तो ये कथन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कुल अक्षांश वर्त 181 है। तो कुल वर्त 181 नहीं है, क्योंकि जो ध्रुव है वो दोनों क्या है, बिंदु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये हमने जब पढ़ा था हमने देखा था कि जो अक्षांश के अंदर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो हमें बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए जो अक्षांश वर्तों की बात करेंगे तो इस 181 में से अपन दो जो ध्रुव होते हैं उनको निकाल देंगे, तो कुल जो अक्षांशीय वर्त होता है वो कितने होते हैं, 179 होते हैं। यानी आपका यही कथन है वो गलत है। फिर चौथा है वो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त है। अब भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त है, ठीक है, ये वृहद वर्त का भाग है जो गोलार्ध को दो भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा का दक्षिणी हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है वो कहलाता है।
अक्षांश में भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश ग्लोब को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती है, इसलिए इसे वर्त बोलते हैं और यही सबसे बड़ा क्या है, वर्त है। तो यही क्या है, ये कथन भी सही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, कुल अक्षांश से वर्त 181, यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं। ये भी हमने अभी पीछे किया है कि ग्लोब पर, अब पूछा है कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो अभी हमने देखा था कि 179 है, वो तो क्या है, अक्षांश वर्त है। इन अक्षांश वर्त के अंदर अगर हम दो ध्रुव और शामिल कर देंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो टोटल अक्षांश हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, 181 हो जाएगा। तो ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, 181, 181 अक्षांश है वो होते हैं। हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था कि 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं और 0 होता है भूमध्य रेखा को शामिल करते हैं, तो टोटल 181 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 180 अगर भूमध्य रेखा को छोड़कर अक्षांश पूछे जाते हैं तो 90 उत्तर के 90 दक्षिण के हो जाते हैं। और अगर 360 वाला है तो कुल देशांतर कितने हैं, वो 360 है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीनविच रेखा के विपरीत इस मान की देशांतर रेखा इस मान की किस मान की है। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई थी, ग्रीनविच रेखा के विपरीत किस मान की देशांतर रेखा स्थित है। ये भी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर मान की जो रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ है, वो क्या माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री मान की देशांतर रेखा है, यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा। एक तो अगर अपन को ग्रीनविच रेखा का एंटीपोडल निकालना आता है कि ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री है, तो इसमें कितने मिलाएंगे कि 180 हो जाए, तो इसमें 180 ही मिलाएंगे कि 180 हो जाए, तो वही वैसे भी निकाल सकते हैं। और एक हमने सीधी भी लाइन लिखाई थी आपने आपको कि ग्रीनविच रेखा के ठीक विपरीत रेखा है वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान 180 है। यानी ग्रीनविच रेखा के पीछे कौन सी है, 180 डिग्री वाली है, तो ये होगी। या अपन ये भी कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा के नीचे जस्ट पीछे वाला जो देशांतर है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ये भी है। ग्रीनविच रेखा के ठीक विपरीत देशांतर कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वाला है। ग्रीनविच का मान 0 डिग्री है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना है, 180 है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि पढ़ते समय ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, तो सत्य कथन पूछ रहा है। सत्य कथन पर विचार करें। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बारे में आपको सत्य कथन पर विचार करने हैं। तो कुछ कथन आपको दिए हुए हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे इनकी ग्लोब पर संख्या 360 है, इनकी ग्लोब पर संख्या कितनी है, 360 है। दूसरा है ये सभी मिलकर 180 वृहत वर्त का निर्माण करती है। तीसरा है कि ये 1 घंटे में, यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर है वो घूमती है। 3 कथन दे रखे हैं। पहले जो अब तक हमने पढ़ा है और आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप देखोगे कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हैं, 1 मिनट थोड़ा समय लेके देखें कि कौन कौन से सही हैं। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कि पहला कथन है कि इनकी ग्लोब पर कुल संख्या 360 है, तो बिल्कुल सही है। 0 डिग्री से इधर 180 है और इधर 180 है। 180 की मान की जो देशांतर रेखा है वो एक ही है, इसलिए कुल देशांतर कितने हैं, 360 हैं, यानी ये कथन सही है। दूसरा कथन है ये सभी मिलकर 180 वृहत वर्त का निर्माण करते हैं। ये भी जब हमने आपको पढ़ाया था
तब मैंने आपको कहा था कि जो अर्धवर्त मिलकर एक देशांतर बनता है और दो अर्धवर्त मिलकर क्या बनाते हैं, एक वृहत वर्त का निर्माण करते हैं। तो कुल देशांतर कितने, 360 हैं और अर्धवर्त मिलकर सारे देशांतर बनते हैं। तो दो जब देशांतर मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ग्रेड सर्किल बन जाएगा, वृहत वर्त बन जाएगा। ठीक है, तो एक 360 के अपन आधे करेंगे तो कितने वर्त बनेंगे, 180 ही वर्त बनेंगे। तो 180 वृहत वर्त का निर्माण करती है। ये भी लाइन क्या है, ये भी कथन क्या है, सही है। फिर तीसरा कथन है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो ये भी सही है कि पृथ्वी क्या होती है, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर है वो घूमती है। पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में 4 मिनट का क्या लेती है, समय लेती है और 60 मिनट का समय के लिए हमें 15 डिग्री देशांतर है वो घूमना पड़ेगा। तो ये कथन भी सही है, यानी आपके तीनों कथन सही हैं। तो सत्य बताना था अपन को, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने अपना प्रमाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम रेखा किस मान के देशांतर को माना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम पूछा है, भारत ने किस रेखा को अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। ये अपने प्रमाणिक समय जब पढ़ा था, प्रमाणिक समय, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक देश अपने जो स्थानीय समय है उसमें होने वाली विसंगति से बचने के लिए प्रत्येक देश क्या करता है, अपनी एक लाइन, अपनी एक देशांतर लाइन को क्या करते हैं, प्रमाणिक समय मान लेते हैं। इसी प्रकार भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो देशांतर रेखा है इसको क्या मान रखा है, अपना प्रमाणिक समय मान रखा है। ये इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जब हमने पढ़ाया था उस समय भी आपको जिक्र किया था। एक बात और ध्यान रखनी है कि यही जो रेखा है 82.5 डिग्री रेखा है, ये श्रीलंका का भी स्टैंडर्ड टाइम है, श्रीलंका का भी प्रमाणिक समय है वो कौन सा है, ये इसी रेखा को माना गया है। तो श्रीलंका देश का भी प्रमाणिक समय यही है, अपना भी प्रमाणिक समय यही है। तो इसमें से देखेंगे, इसमें 82.5 डिग्री पूर्व की जो मान के जो रेखा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका इसमें सी। उसके बाद में है अगला प्रश्न है कि मानचित्र या ग्लोब पर कुल कितने समय कटिबंध बनाए गए हैं, यानी कुल कितने समय कटिबंध। ये हमने समय कटिबंध जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि देशांतरों के अकॉर्डिंग कुछ समय कटिबंध है वो बनाए गए हैं। कितने समय कटिबंध बनाए गए हैं, तो ये जब हमने पढ़ा था, पहले आप देखो इसमें से 22, 12, 24, 25 क्या उत्तर हो सकता है। जब हमने देशांतर को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि देशांतर में देशांतर रेखाओं के सारे प्रत्येक 15 डिग्री का एक समय कटिबंध है वो बनाया गया है। प्रत्येक 15 डिग्री का एक समय कटिबंध है वो बनाया गया है, ये हमने पढ़ा था। कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर है वो कितने हैं, 360 है। तो कितने समय कटिबंध बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 24। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में स्थित है। ये भी जब हमने समय कटिबंध जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ देश जो देशांतरीय विस्तार अधिक रखते हैं उन देशों में एक समय कटिबंध ना होकर बहुत से समय कटिबंध होते हैं। जो स्थान है वो कम देशांतरीय विस्तार रखते हैं उनमें एक प्रमाणिक समय से काम निकल जाता है, लेकिन जो स्थान ज़्यादा देशांतरीय विस्तार रखते हैं, फैले हुए होते हैं, वो क्षैतिज रूप से, उनमें क्या होता है, ज़्यादा प्रमाणिक समय की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अधिक समय कटिबंध है वो रखते हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा था 4 ऑप्शन है, कनाडा, रूस, चीन और भारत। तो ये हमें देखना है कि इनमें से कौन से में समय कटिबंध है वो ज़्यादा है।
जब हमने पढ़ा था कि कनाडा में 5 समय कटिबंध है। कनाडा में कितने हैं? 5 है। रूस में 11 समय कटिबंध है और भारत में कितने हैं? 2 समय कटिबंध है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? रूस। रूस है वो, उसमें कितने कटिबंध हैं? 11 समय कटिबंध है। रूस में 11 समय कटिबंध है। फिर अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु कौन सा होगा? क्या पूछा है? प्रतिध्रुवस्थ यानी एंटीपोडल। एंटीपोडल पूछा है। अब जब भी आपको एंटीपोडल पूछा जाता है तो आपको दो चीजें देखनी है। एक कि किस मान की देशांतर रेखा पूछी गई है, दूसरा ये कि किस गोलार्ध की देशांतर रेखा दी हुई है। तो इसमें पूछ रखा है 90 डिग्री का, यानी अपन को एक डाटा तो हमारे पास 90 है और दूसरा डाटा है वो अपने पास कौन सा है? पश्चिमी है। देखो, एंटीपोडल निकालने के लिए हमने एक अलग से क्लास डाली थी, जो अपने अक्षांश और देशांतर जो चैप्टर है उसकी अंतिम क्लास थी, वो एंटीपोडल निकालने के लिए ही थी। प्रतिध्रुवस्थ बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने बताया था और बहुत ही आसान भाषा के अंदर बताया गया था, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 मेथड थे। नंबर 1, पहले तो आप देखो इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है। 180 डिग्री पश्चिमी, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो इसमें से कौन सा होगा? तो साथियों, इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट लगाए थे। एक तो ये कि जो संख्या हमें प्रश्न में दे रखी है उसमें कितनी संख्या और मिलाएं कि दोनों का योग 180 हो जाता है। तो 90 के अंदर अपन 90 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो टोटल है वो 180 हो जाएगा। तो इसमें 90 का ऑप्शन ही 1 है, तो ये सीधा ही राइट हो गया। अगर 90 का ऑप्शन 2, तो फिर हमें अपने क्या देखना है कि कौन सा गोलार्ध दे रखा है। पश्चिमी गोलार्ध दे रखा है तो हमने इसका विपरीत गोलार्ध करना है, यानी पूर्वी जो गोलार्ध है या पूर्वी जो देशांतर रेखाएं हैं वो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 90 डिग्री पूर्वी है तो इसका ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों पे देखते हैं। 180 डिग्री जो है उसका तो 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का एंटीपोडल क्या है? 0 डिग्री है। 70 डिग्री पश्चिम, अब 70 डिग्री पश्चिम का एंटीपोडल क्या होगा? 70 में कितने मिलाएं कि 180 हो जाए? 110 मिलाने पर 110। गोलार्ध कौन सा दे रखा है? पश्चिमी, तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी। 110 डिग्री पूर्वी है, वो 70 डिग्री के विपरीत वाला देशांतर है। 0 डिग्री का हो गया 180। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है? देखो साथियों, जैसे ही हमने अक्षांश देशांतर का चैप्टर खत्म किया है उसके बाद में हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति, और उसके बाद में जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है महाद्वीप और महासागर, उसको प्रादेशिक विस्तार से आपको पूरे विस्तार के साथ है वो पढ़ाया जाएगा और इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर महाद्वीप और महासागर के प्रश्न है वो गलत नहीं करके आएंगे। तो उसमें भी अपनी इस चीज को वापस पढ़ेंगे कि कौन सी जल संधि है वो, कितनी कौन सी जल संधि है। अभी हम देखते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें प्रश्न आया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है। जब हमने पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था ये आपका प्रशांत महासागर है। ये हमने बनाया है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर के अंदर यहाँ पर एक
जल संधि मैंने आपको जब हमने आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि कौन कौन सी जल संधि है। तो ये जल संधि मैंने जब आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ाई थी, जिसका एक अलग वीडियो हमने डाला था, उसमें मैंने बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इस जल संधि से होकर है वो प्रवेश करती है। तो अब मैंने लोकेशन बनाई है, आप थोड़ा देखें कि अगर आपने क्लास ली है तो देखें कि ये कौन सी जल संधि है जिससे ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन में देखते हैं, बेरिंग जल संधि, टॉरस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बोस जल संधि। देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले अपन बोस जल संधि की बात करते हैं। बोस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया, जब अपन महाद्वीप पढ़ेंगे उसमें आएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को अलग करती है। तस्मानिया को अलग करने का काम है वो करती है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है ऑस्ट्रेलिया देश, और जो तस्मानिया है द्वीप है, उन दोनों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है? बोस जल संधि करती है। फिर जिब्राल्टर जो जल संधि है, इसे अपन भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर के अंदर है, जो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, उसकी उपांत सूचनाएं पढ़ेंगे चारों तरफ की, तो उसमें इस जल संधि को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जब हम महासागर पढ़ेंगे तब भी क्या आएगा, वापस हम जल संधियों को अलग से भी लेंगे, तो वहां पर भी अपन इसे वापस रिपीट करेंगे। तो ये भूमध्य सागर भी नहीं है, बोस भी नहीं है, जिब्राल्टर भी नहीं है। फिर है टॉरस जल संधि है ना, ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से क्या करती है? अलग करने का काम करती है। जो टॉरस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया व पापुआ न्यू गिनी को अलग करने का काम है वो करती है। और साथ ही साथ ये क्या करती है? आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि ये आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ने का काम है वो करती है। तो ये तीनों ही उत्तर नहीं है। उत्तर इसमें कौन सा होगा? उत्तर इसमें होगा ये जो जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है? ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि है वो यहाँ पर अलास्का है, इस अलास्का को इस रूस वाले पार्ट से क्या करने का काम करती है? अलग करने का काम करती है। और आर्कटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। और यहीं से क्या गुजरती है? अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो हमने निकाली थी 180 मान की। तो इसमें उत्तर क्या होगा? बेरिंग जल संधि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, ये समय निकालने का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हाल ही के अंदर आयोजित 2022 दिसंबर के अंदर जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था। सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया था एसएसटी के पेपर में। एसएसटी के पेपर में 2022 दिसंबर के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था। तो आप पहले आप पढ़ के निकालें, फिर अपन निकालते हैं इसमें क्या उत्तर आएगा। प्रश्न है कि ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री देशांतर का अंतराल है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि 0 डिग्री मान की जो रेखा है वो ग्रीनविच रेखा है। फिर ये कह रहा है कि 90 डिग्री का अंतराल है, 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री कौन सी है? ये 90 डिग्री पूर्वी है। प्रश्न में लिखा हुआ था, यहाँ टाइप नहीं हुआ, पूर्वी डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, जब ग्रीनविच पर क्या बजे हैं? दोपहर के 12 बजे, यानी पीएम हो रहा है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? थिम्पू में क्या समय होगा? देखो एक्स में अगर पूर्वी पक्ष में नहीं भी दे रखा है तो हमें पता है कि थिम्पू कहाँ है, इस साइड के अंदर है। क्यों 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक समय, उसे अपन थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें थिम्पू मिलेगा, ठीक है, भूटान के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतराल कितना है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न निकालने से पहले सबसे पहले अपन देखेंगे कि अंतराल कितना है।
तो अंतराल कितना है? अंतराल है भाई साहब 90 डिग्री का, 90 का अंतराल है, 90 मान का अंतराल है। कितना अंतराल है? 90 मान का अंतराल है। उसके बाद में दूसरी बात देखेंगे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर हम जाते हैं तो कितने समय का अंतर आ जाता है? कितने समय का अंतर आ जाता है? हमने पढ़ा था कि 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने मिनट का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का अंतर है वो आ जाता है। तो इस 90 को हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे? 360 आएंगे। अब ये 360 क्या है? ये 360 आई है मिनट। ये 360 क्या है? ये 360 आई है मिनट, ठीक है। इन 360 को हम घंटों के अंदर बदलेंगे तो 360 में कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे। 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। अब आपको ये देखना है दूसरा कॉन्सेप्ट, जब हम द्वितीय मान में से जो पूछा गया मान है उनमें जो अंतराल है, उस अंतराल को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हम किस दिशा के अंदर गमन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम गमन कर रहे हैं इस दिशा में, यानी कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा के अंदर गमन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया क्या था कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जो स्थान का समय हमें दे रखा है, उस स्थान से अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? समय है वो घटेगा। तो इसके अंदर कौन सा दे रखा है? इसके अंदर पूर्वी मान का दे रखा है, यानी समय है वो किसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो भी समय हमें दे रखा है उस समय के अंदर हम क्या कर देंगे? 6 घंटे हैं वो प्लस कर देंगे। तो दोपहर के 12 बज रहे थे, इसमें हम 6 घंटे प्लस करेंगे तो कितने बज जाएंगे? देखो, तो 6 बजेंगे। अब 6 के ऑप्शन है वो, एक तो 5:30 वाला, ये तो होगा नहीं, फिर ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन है अपने पास, एक सुबह के एक शाम की। तो अपन को दे रखा था PM, यानी दोपहर के 6 दे रखे थे, उसमें हम 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 PM हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 PM, यानी शाम के 6 बजेंगे। तो इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ये उत्तर हो जाएगा, शाम को 6 बज जाएंगे। ये अभी हाल ही में 2nd ग्रेड में सवाल आया था SST के पेपर में, वहीं से लिया गया है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने के। पहला तो अंतराल है, तो अंतराल तो 90 है, 90। तो 90 को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको घंटों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये देखना है कौन सी दिशा में गमन कर रहे हैं। तो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री की मान है, और थिम्पू है वो कहाँ पर है? ग्रीनविच से पूर्वी दिशा के अंदर है, यानी हम पूर्वी दिशा में गमन कर रहे हैं। पूर्वी दिशा में कितने गमन कर रहे हैं अपन? 90 डिग्री। 90 को हमने मिनट में बदला, डिग्री को तो 360 आई, उसके घंटे में बदला तो 6। अब हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो 6 घंटे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाम के 6 बजे उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, आपको ये प्रश्न है वो करके देखने चाहिए। हम जब नेक्स्ट अक्षांश और देशांतर से संबंधित जब प्रश्न लेके आएंगे तो ऐसे प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न है वो लगातार आ रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सभी देशांतर केंद्रीय बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, यानी जितने भी देशांतर है वो देशांतर कहां पर जाकर है वो केंद्रीय बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और ध्रुव पर। कौन सी रेखा पर करते हैं? तो जो हम जब पढ़ा था देशांतर, तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो देशांतर है वो इस हिसाब से खींचे जाते हैं। यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर जाकर वो क्या करते हैं? केंद्रीय स्थान है वो प्राप्त कर लेते हैं। इनका मान कितना हो जाता है? 2 देशांतरों की बीच की दूरी ध्रुव पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो केंद्रीय स्थान कहाँ प्राप्त करेंगे? भूमध्य रेखा पर नहीं करेंगे, यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होती है। कर्क पर भी नहीं करेंगे, मकर पर भी नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? ध्रुवों पर करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर। फिर अगला प्रश्न है कि हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, किस किस के बीच के भाग को हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे? ऑप्शन है भूमध्य रेखा से कर्क तक, कर्क रेखा से आर्कटिक तक, भूमध्य रेखा से मकर तक और आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव तक। तो ये भी जब हमने अक्षांश को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है,
ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये आर्कटिक वृत्त है और ये अंटार्कटिका वृत्त है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फिर हमने इन रेखाओं को बनाने के बाद में हमने इन्हें कटिबंधों में डिवाइड किया था। तो हमने जब कटिबंध बनाए थे तो हमने आपको कहा था कि ये जो पूरा वाला भाग है, ये वाला भूमध्य रेखा से कर्क और मकर वाला भाग, ये वाला, ये पूरा का पूरा ही कौन सा कटिबंध है? ये उष्ण कटिबंध है। फिर कर्क से आर्कटिक तक वाला ये शीतोष्ण कटिबंध है। फिर आर्कटिक से पोल वाला ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वाला शीत कटिबंध है। उसी प्रकार मकर रेखा से अंटार्कटिका वाला है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। और अंटार्कटिका से साउथ पोल तक का ये कौन सा है? शीत कटिबंध है। इसके अलावा हमने दो कटिबंध और पढ़े थे, एक उपोष्ण कटिबंध और एक समशीतोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध कौन से होते हैं? जो उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध के संक्रमण क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो होते हैं। और समशीतोष्ण कौन से होते हैं? जो शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के संक्रमण क्षेत्र में है वो आते हैं। तो अब देखते हैं इसमें उत्तर क्या होगा। भूमध्य रेखा से कर्क तक का भाग, तो भूमध्य रेखा से कर्क तक का भाग होगा वो उष्ण कटिबंध होगा, उष्ण कटिबंध होगा। ये उत्तर अपना नहीं हो सकता। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक तक का भाग, तो कर्क रेखा से आर्कटिक तक का भाग है, ये कौन सा कटिबंध होगा? ये शीतोष्ण कटिबंध होगा। फिर है भूमध्य रेखा से मकर तक का, ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। और फिर है आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव तक का, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये शीत कटिबंध हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, तो इसमें शीतोष्ण कटिबंध कौन सा हो गया? ये जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, फुल एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया जा रहा है। अगर आपने क्लासें ली है तो आप बेहतर तरीके से खुद भी इन सभी प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। फिर है कि मध्य अक्षांश कहलाएंगे। कौन से अक्षांश है वो मध्य अक्षांश कहलाएंगे? तो साथियों जब हमने पढ़ा था उस समय हमने कटिबंधों को विभाजित करने के बाद में अक्षांशों के 3 भाग बांटे थे। देखो इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले, 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो हमने 3 भाग बनाए थे। पहला भाग 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, फिर 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, फिर 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। इसे हमने 3 भागों में हमने अक्षांशों को बांटा था। ये निम्न अक्षांश होते हैं, ये मध्य अक्षांश होते हैं और ये उच्च अक्षांश है वो होते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा क्या पूछा है? मध्य अक्षांश पूछा है। तो मध्य अक्षांश कौन सा होगा? जो 30 से लेकर 60 के बीच का जो होगा वो मध्य अक्षांश होगा। ठीक है, तो ये तो निम्न अक्षांश हो जाएगा, फिर ये मध्य अक्षांश हो जाएगा। तो आपको उत्तर क्या हो गया? ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा। फिर ये उच्च अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। ये एक सिंपल सा फैक्ट का प्रश्न है, डायरेक्ट लिखाया गया है आपको कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है वो होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनिच रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर प्रति देशांतर समय, ये हमने पहले समय वाला प्रश्न आया था उससे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, कि हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची थी, इसके पूर्व में जाने पर समय है वो प्लस होता है और इसके पक्ष में जाने पर है वो समय क्या होता है? घटता
है। तो ऑप्शन क्या था, बढ़ेगा। तो पूर्व में जा रहे हैं अपन, तो पूर्व में जा रहे हैं तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको प्रश्न हो जाएगा। अगर यहाँ पश्चिम होता तो उत्तर ये हो जाता, ठीक है ना, वही रहने वाला, कोई सवाल नहीं है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम ग्रीनविच रेखा से या किसी भी मान की जो देशांतर रेखा है जहाँ अपन खड़े हैं या जहाँ का मान हमें दिया हुआ है, उससे अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय है वो बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय है वो घटेगा। तो ये जो कुछ सवाल है अक्षांश और देशांतर के, ये जो हमने अब तक पढ़ा था उसमें से कुछ सामान्य क्वेश्चन के जो सवाल है वो मैं आपके लिए लेके आया था, जिससे हम ये पता चले कि जो हमने पढ़ा है उससे टॉपिक में से किस प्रकार के सवाल है वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से आप आराम से कर पा रहे होंगे साथियों। तो इसी प्रकार हम आपसे जो विश्व भूगोल है उसके अन्य जो टॉपिक है उसमें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे हम महाद्वीपों की तरफ बढ़ेंगे, और आपको निश्चित रूप से महाद्वीप पढ़ने में एक अलग प्रकार का है वो मनोरंजन आने वाला है। तो आराम से आप हमारे साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपका पूर्णतः कॉन्सेप्ट है विश्व भूगोल का है वो पूरा करवाया जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं और हमारी ये जो कोशिश है गुरुकुल धाम, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है, इसकी हमारी जो कोशिश है वो आपको अगर अच्छी लग रही है, हमारे द्वारा जो पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने मित्रों को भेजिए। इसके अलावा आप हमारे जो ऐप है गुरुकुल धाम ऐप, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको ये क्लासें भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको हस्तलिखित नोट्स, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं विथ डायग्राम विश्व भूगोल के, वो भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीजें भी और मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।